यह वीडियो साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है और अब हम पढ़ रहे हैं अपना यह चैप्टर और ये चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आते जाएंगे उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन, देयर अंकल इज अ फार्मर। तो पहली और बूझो के अंकल क्या थे, फार्मर। तो आप फार्मर हैं तो क्या करेंगे, खेती करेंगे। उसी के बारे में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई है। देयर अंकल इज अ फार्मर, वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लाउ इटीसी इन द फील्ड। तो उन्होंने बहुत सारे जो खेती के औजार है जिससे कि खेती किया जाता है उसको उन्होंने अपने अंकल के घर में देखा। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनको क्या चाहिए, अपने जीवन को चलाने के लिए फूड चाहिए, क्योंकि जो उनको एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलता है, फूड से ही मिलता है। यदि किसी ऑर्गेनिज्म को फूड ना मिले तो वो क्या हो जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते जाएगा आपका कि प्लांट क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। दूसरा, जो एनिमल है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होता है, प्लांट पे निर्भर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, तो प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। तो आप देख सकते हैं प्लांट अपना भोजन कैसे सिंथेसाइज करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। मतलब प्लांट जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करता है, जैसे कि वो सनलाइट को यूज करेगा, CO2 को यूज करेगा, H2O को यूज करेगा और उससे क्या बना देगा, उससे वो अपना भोजन बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे क्या हैं, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि जो नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो है, उसी से प्लांट क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। और इसी पर फिर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अदर लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो इसी पे डिपेंडेंट है। यानी कि जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, उनको किस पे निर्भर रहना पड़ता है, प्लांट्स पर। तो जो प्लांट भोजन बनाते हैं उन्हीं को वे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और अपने एनर्जी डिमांड को पूरा करते हैं। So where do animal get their food from? तो animal get their food from plants. Plants photosynthesis के द्वारा भोजन बनाएंगे और उस भोजन वही जो प्लांट है उसको कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल्स। जैसे कि आप जो सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, वो सब कहाँ से आता है, वो सब प्लांट से आता है। तो आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो तो प्लांट से नहीं आता, लेकिन जो नॉनवेज है, मान लीजिए कि जो नॉनवेज आप खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, तो वो मुर्गा आखिर किस चीज को खा रहा है, वो भी प्लांट को ही खा रहा है। मतलब कि जो प्लांट का चीज है वही चीज वो खा रहा है मुर्गा, और मुर्गा को फिर अदर एनिमल्स खा रहे हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली सारे लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आया कि हम लोग फूड क्यों चाहिए। तो हमारे बॉडी में जितने सारे फंक्शंस हो रहे हैं उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से। दैट्स व्हाई वी नीड फूड। तो यहाँ पर आप इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। You already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको वेरियस बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और बॉडी के ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। दैट्स व्हाई वी नीड फूड। फिर से सुन लीजिए, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो सारा चीज एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड। दैट्स व्हाई
एनिमल्स नीड फूड, एनिमल को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से प्लांट्स को भी फूड चाहिए, लेकिन प्लांट्स अपना फूड क्या करता है, स्वयं बना लेता है। तो अब यहाँ से नया क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड, हम लोग जो फूड लेते हैं वो कहाँ से फूड लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया प्लांट और एनिमल्स। तो जो ह्यूमंस हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स। एनिमल्स कहने का क्या मतलब हो गया, जो नॉनवेज आप खाते हैं वो क्या हो गया, एनिमल्स। हालांकि जो एनिमल जो हम लोग खाते हैं वो भी किस पे निर्भर है, प्लांट पे ही निर्भर है। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे निर्भर है, अल्टीमेटली प्लांट पे। और प्लांट किस पे निर्भर है, तो प्लांट नेचर पर निर्भर है, सनलाइट पे निर्भर है, CO2 पे निर्भर है, H2O पे निर्भर है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे देखेंगे आप बहुत सारे और बातें बताई गई है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary। तो आप जान रहे हैं कि हमारा मनुष्यों का जनसंख्या क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो उस बढ़ते हुए जनसंख्या में यदि फूड का प्रोडक्शन को ना बढ़ाया जाए तो काम नहीं चलेगा। इसलिए बोलता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। तो यहां से यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या आपको कार्य करना पड़ेगा, तो पहला हो गया रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं कि रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होना चाहिए, इतने बड़े लार्ज पॉपुलेशन के फूड के डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन आंसर आपको याद करते जाना है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में उसको आसानी से फिर कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसके बारे में बताया गया है, मतलब खेती के बारे में पूरा विस्तृत यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक, पीपल क्या थे, नोमैडिक थे। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter। तो नोमैडिक वर्ड आया कि नोमैडिक का मीनिंग क्या होता है, तो नोमैडिक वे लोग होते हैं या फिर वे लोग होते थे, ऐसे ही बोल सकते हैं, जो कि फूड के लिए और शेल्टर के लिए, फूड मतलब भोजन और शेल्टर मतलब आवास के लिए एक जगह से दूसरे जगह वॉन्डरिंग मतलब घुमा करते थे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नोमैडिक। तो those people who were wandering in groups from place to place in search of food and shelter known as nomadics। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो प्रत्येक लाइन में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, उसका एक आंसर हो सकता है, उसको आपको करते जाना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन पीछे मिले आप उसको आंसर कर सके। That raw fruits, तो जो नोमैडिक्स थे वो क्या खाते थे, रॉ फ्रूट्स खाते थे, एंड वेजिटेबल्स, एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो नोमैडिक्स थे वो क्या खाते थे शुरू में, तो सबसे पहले क्या खाते थे, फ्रूट्स पे निर्भर थे, वेजिटेबल्स पे निर्भर थे, और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, शिकार करना शुरू किया, एनिमल्स को खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद लेटर बाद में क्या हो गया, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया, राइस लगाना शुरू किया, व्हीट लगाना शुरू किया, अदर फूड क्रॉप्स लगाना शुरू किया, और इस प्रकार से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं खेती। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called as, इसको क्या कहा जाएगा, तो it is called as a crop, इसी को कहते हैं क्रॉप। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप किसे कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलना है। तो क्रॉप किसे कहते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं, पूरा ये लिखा हुआ है। When plants of the same kind, एक ही प्रकार का प्लांट ऑफ द सेम काइंड, बस इतना सा याद रखना है आपको, ज्यादा याद नहीं रखना है। प्लांट ऑफ द सेम काइंड, प्लांट ऑफ द सेम काइंड, तो प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, इसको एक ही प्लेस में, एक ही प्रकार के प्लांट को एक ही प्लेस में जब ग्रो किया जाएगा, खेती किया जाएगा, कल्टीवेट किया जाएगा लार्ज स्केल, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप। जैसे कि आप जानते हैं व्हीट हो गया, व्हीट मतलब क्या हो गया, गेहूं हो गया,
For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. मतलब crop of wheat, wheat क्या हो गया, crop हो गया. इसी प्रकार से पैडी क्या हो गया, crop हो गया. You already know that crops are different types. तो यहां से क्वेश्चन आ गया crops. राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स के अलग अलग टाइप्स को लिखिए. तो पहला क्या हो गया, सीरियल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे अनाज. तो CEREALS सीरियल्स है, वो सीरीज SE वाला नहीं है, ये सीरियल्स है. दूसरा हो गया वेजिटेबल्स. फिर क्या हो गया, फ्रूट्स. तो ये आपको याद कर लेना है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. आप जानते हैं सबके बारे में. दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. तो पहला तो हो गया क्रॉप का क्या क्या मतलब प्रकार हो गया. तो पहला क्या हो गया, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. इसके बाद आप देख सकते हैं कि उसको और भी क्लासिफाई किया जा सकता है, किस सीजन में वो ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्रॉप को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं. तो आप देख सकते हैं किसी एरिया का टेम्परेचर, वहां कितना टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, वहां आर्द्रता कितना होता है, रेनफॉल, वहां बारिश कितना होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉप की प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्रॉप है उसके लिए खास उनको टेम्परेचर चाहिए, खास ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए, तब उनका उत्पादन हो सकता है. तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको ज्यादा रेनफॉल चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि रेनफॉल क्या चाहिए, कम चाहिए. तो उस प्रकार से उनको सीजन वाइज भी लगाया जाता है. किस सीजन में ज्यादा रेनफॉल हो, किसी सीजन में आप जानते हैं कि रेनफॉल ज्यादा होगा, किसी सीजन में रेनफॉल कम हो गया, तो उस हिसाब से भी उनको क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, ताकि उनका प्रोडक्शन क्या हो, बहुत अच्छा हो. देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर. नेचर वहां का जैसा होगा, क्लाइमेट जैसा होगा, उस हिसाब से. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. तो सीजन के आधार पर क्वेश्चन आ गया कि सीजन के आधार पर कितने प्रकार के क्रॉप्स होंगे. तो पहला क्रॉप हो गया खरीफ क्रॉप, याद कर लेना है आपको. और दूसरा क्या हो गया, रबी क्रॉप. बेसिकली दो यहाँ पर पढ़ाया गया है, एक होता है जायद क्रॉप. तो आप देख सकते हैं खरीफ क्रॉप. तो यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ, सीजन के आधार पर क्रॉप्स को कितने भागों में बांटा गया है. तो दो प्रकार से यहाँ पर बताया गया है. टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स, टू ब्रॉड ग्रुप में बांटा गया है. तो आगे क्लासेस में आप देखेंगे कि कुछ अलग पढ़ाया जाएगा आपको. तो खरीफ क्रॉप क्या हो गया, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. तो जब रेनी सीजन में जिसका उत्पादन किया जाता है, जिस क्रॉप को उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. तो खरीफ क्रॉप को कब लगाया जाता है, जून से सितंबर तक. जिसमें उदाहरण आपको याद करना है, पैडी हो गया, मेज हो गया. पैडी मतलब धान हो गया, मेज मतलब मेज क्या होता है, मक्का. सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट, कॉटन और खरीफ क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है कि खरीफ क्रॉप में कौन कौन आता है. उसके बाद आप देख सकते हैं रबी क्रॉप है. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. विंटर सीजन में जो आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. तो अक्टूबर से मार्च क्या हो गया, रबी क्रॉप. इसमें आप देख सकते हैं व्हीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड. ग्राम मतलब चना हो गया, पी मतलब मटर हो गया, बीट आप जानते हैं, मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया, और भी बहुत सारे लिंसीड आप देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं. तो ये आप एकदम दिव्या है, इसको याद कर लेना है. बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस. तो पल्सेस मतलब क्या हो गया, दलहन हो गया, और वेजिटेबल्स उसको समर में भी उगाया जाता है. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. यहाँ फिर से हम लोग वही लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और यहाँ जो जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखते जाएंगे. कुछ वर्ड्स भी आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं बातचीत करने में, लेकिन आपको जो एग्जामिनेशन देना होता है वह इंग्लिश लैंग्वेज में देना होता है. तो वहां पर कुछ वर्ड्स आप याद रखेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं.
कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फिर जैसे देख सकते हैं कल्टीवेशन हो गया आपका, फिर एक्टिविटीज हो गया, ये सब कुछ वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद कर लेने चाहिए, धीरे धीरे याद भी होते जाएगा यदि आप बार बार इसको देखेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे तो। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप जानते हैं कि कल्टीवेशन में एक खास प्रकार के प्लांट को यदि ग्रो कराना है तो उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं, और जब हम लोग क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, और उस पीरियड ऑफ टाइम में पौधे मिट्टी को ठीक करना, मिट्टी में बीज को बोना, बीज को बोने से प्लांट का बड़ा होना, फिर प्लांट के हार्वेस्टिंग तक बहुत सारे एक्टिविटीज करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में बहुत सारे एक्टिविटीज करने होते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको वर्ड्स याद करना होगा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या करने होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो जब आप अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं या फिर एक गार्डनर होता है तो वो भी बहुत सारे एक्टिविटीज करता है प्लांट को उगाने में। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया ऑर्नामेंटल प्लांट, तो ये हो गया सजावटी पौधे। These activities or tasks are referred to as agricultural practices। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कौन से प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि प्लांट को ग्रो कराने में, क्रॉप को ग्रो कराने में, उसके कल्टीवेशन में यूज होते हैं। तो जो क्रॉप के कल्टीवेशन में एक्टिविटीज यूज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। या इसी से आप आंसर कर सकते हैं कि वे सारे प्रैक्टिसेस जो कि किसी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए यूज होते हैं। तो आपको कौन कौन से वर्ड याद करने पड़ेंगे, आपको वर्ड याद करना पड़ेगा यहाँ पर कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन यदि वर्ड आपको, खेती यदि वर्ड आपको याद है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो कल्टीवेशन के लिए सेवरल एक्टिविटीज को किया जाता है और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं टास्क को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ यदि एक दो वर्ड आपको याद है तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। These activities are listed below। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और वही इस चैप्टर में पूरा हम लोग को पढ़ना भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 7 आपको याद करना है। सबसे पहले क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम लोग सॉइल को बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग सीड को बोएंगे या प्लांट को बोएंगे। फिर सोइंग हो गया, बोना हो गया। फिर एडिशन ऑफ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्यूअर डाला जाएगा, फर्टिलाइजर्स डाला जाएगा। इरिगेशन होगा, सिंचाई होगा। इरिगेशन को क्या कहते हैं, सिंचाई, टाइम टू टाइम सिंचाई करना होगा। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो वीड्स से प्रोटेक्शन करना होगा, खरपतवार से प्रोटेक्शन करना होगा। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई होगा। फिर उसके बाद स्टोरेज होगा। तो ये सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं। मतलब यदि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो ये सारा फर्स्ट टू लास्ट आपको करना है। तो इसी को पूरा विस्तृत में बताया गया। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट, तो यहाँ पर आप यहाँ से फर्स्ट टू 7 पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों को इसका डिटेल पढ़ना है। जैसे सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को भली भांति बनाते हैं जिसमें हम लोग बुआई कर सके। तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या करना है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला क्या हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने के पहले सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला स्टेप है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहां से यदि क्वेश्चन आ गया कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप में या फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आंसर क्या देना होगा आपको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग को सॉइल को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। सॉइल को अच्छे प्रकार से खुदाई करके, अच्छे प्रकार से उसको हम लोग हल के द्वारा या और भी औजार के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं, और जुताई करके सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि हम लोग सॉइल को लूज क्यों करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको 2-3 पॉइंट बना के लिखना होगा। तो पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं, दिस अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। पहला क्या हो गया
यदि सॉइल को अच्छे प्रकार से खुदाई किया जाए, तो खुदाई यहाँ पर वर्ड नहीं यूज करके जोतना वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब उसको लूज करेंगे, उसको मिट्टी को लूज किया जाएगा। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, दिस अलाउज द रूट, ये जो प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, जो सीड बोया जा रहा है उससे तो प्लांट ही अल्टीमेटली होगा, तो वो जो प्लांट है उसका रूट को वह डीप सॉइल में पेनिट्रेट करने में मदद करेगा, जिससे कि प्लांट क्या होगा, ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकेगा और बहुत अच्छे से मजबूती से खड़ा रह सकेगा। डीप पेनिट्रेट, पेनिट्रेट मतलब क्या हो गया, धंसना, वो जो धंस रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, जो नीचे की ओर जा रहा है, वही वर्ड है पेनिट्रेट। तो आपको ये वर्ड याद करना होगा, ये पहला हो गया। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ये पहला पॉइंट लिखेंगे। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसको मैं बता रहा हूं थोड़ा सा आगे पढ़ा के, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, यदि सॉइल को लूज किया जाए तो वो क्या करेगा, जो माइक्रोब्स वहां पर हैं, बहुत हेल्पफुल माइक्रोब्स हैं, अर्थवर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युअर बनाने के लिए, तो वो क्या होंगे, वहां पर ग्रो कर सकेंगे। तो ये दो पॉइंट हो गया, इसमें आप आंसर कर सकते हैं कि यदि सॉइल को लूज किया जा रहा है तो उससे क्या क्या फायदा है। लेकिन एक और क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं, लिखा गया है, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। ये क्वेश्चन है, यदि हम लोग सॉइल को लूज करेंगे तो उससे जो एयर, जो रूट है वो आसानी से वो ब्रीथ कर सकेगा, ऐसा कैसे है। तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, जब हम लोग सॉइल को लूज करेंगे तो हवा भी क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन भी क्या होगा, उस सॉइल के अंदर प्रवेश कर सकेगा, उस सॉइल में इंटर कर सकेगा, आसानी से इंटर कर सकेगा। अब आप ये समझिए, यदि आपका सीमेंटेड रूम है तो उसके अंदर हवा या फिर ऑक्सीजन का यदि बात करें तो वो क्या पेनिट्रेट, डीप पेनिट्रेट कर सकता है। यदि पेनिट्रेट वर्ड ना करें तो इंटर कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। लेकिन यदि हम लोग सॉइल का बात करें, जहां पर उसको अच्छी तरीके से कोड़ दिया गया है, खुदाई कर दिया गया है, उसको जोत दिया गया है, तो क्या उसमें जो इस प्रकार से बहुत स्पेस बन जाएगा और स्पेस में आसानी से एयर क्या कर सकेगा, इंटर कर सकेगा। और जब एयर इंटर कर सकेगा, जो प्लांट है उसका जो रूट है वो क्या करेगा, आसानी से फिर वहां पर उसको ऑक्सीजन मिल सकेगा। तो यही इसका आंसर कर सकते हैं हम लोग। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil because air enter into the soil. एयर क्या करेगा, उस सॉइल में इंटर कर पाएगा। लूज सॉइल में एयर क्या होगा, आसानी से इंटर कर पाएगा। तो इसका आंसर यही कर सकते हैं, इन लूज सॉइल एयर कैन इंटर इजीली, दैट्स व्हाई लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर हो गया। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो यहाँ पर यह जो हम लोगों ने बात किया, जो अर्थवर्म है और माइक्रोब्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थवर्म है और ये जो माइक्रोब्स है वो क्या करेंगे, वहां पर जो मान लीजिए पत्ती गिर गया या फिर जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ है उसको सड़ाएगा, गलाएगा और ह्यूमस बनाएगा। और वो जो ह्यूमस यदि मिट्टी में जाता है तो मिट्टी क्या होता है, ज्यादा फर्टाइल होता है। तो यहां से देखिए आपको वर्ड याद कर लेना होगा, फर्टाइल। तो यहां से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर अर्थवर्म और माइक्रोब्स का क्या फंक्शन है, तो आपको ये लिख देना है कि अर्थवर्म और माइक्रोब्स ज्यादा से ज्यादा ह्यूमस बनाता है, दैट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। वो क्या करेगा, सॉइल को मोर फर्टाइल बनाएगा। तो यही मैं बता रहा था आपको, यहाँ की वर्ड कुछ आपको याद करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में यदि आंसर करना है तो कुछ वर्ड्स आपको याद रहना चाहिए। यदि वो वर्ड्स याद रहेंगे तो आप आसानी से आप खुद से भी बना के उस आंसर को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अर्थवर्म के द्वारा क्या होता है, मैन्योर का फॉर्मेशन होगा। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं माइक्रोब्स क्या करेगा, मैन्योर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। फर्टाइल, फर्टिलिटी, ये सारा वर्ड आपको याद करना है। फर्टिलिटी, फर्टाइल मतलब क्या हो गया, उपजाऊपन को बढ़ाएगा। बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन। तो व्हाई डज
द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन, इसी का आंसर हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें क्या हो सके, हवा अंदर जा सके, रूट अंदर तक जा सके, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सॉइल है उसमें क्या क्या पाया जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डज सॉइल कंटेन, तो आंसर में लिखना है सॉइल कंटेन, यहाँ देख सकते हैं सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। एकदम क्लियर क्वेश्चन है। सॉइल में क्या क्या कंटेन होगा, तो मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने देखा, एक दो नाम हम लोगों ने बताया यहाँ पर, अर्थवर्म्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यही है सॉइल में बहुत, इसका मतलब सॉइल में बहुत सारे अलग अलग चीज पाए जाते हैं। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। ये क्या कर रहा है, यदि वहां पर डेड प्लांट है या एनिमल है उसको डिकम्पोज कर देता है और डिकम्पोज करके खाद बना देगा, मैन्योर बना देगा। तो डिकम्पोज मतलब क्या हो गया, डिकम्पोज मतलब उसको सड़ाना गलाना, मतलब सिंपल मीनिंग डिकम्पोज का क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस बनाना, ये होता है डिकम्पोज का मीनिंग। तो ये सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है, तो सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डिकम्पोजिशन किस चीज का होता है, तो जो डेड प्लांट्स हो गए, डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, वहां पर जो पाए जा रहे हैं उसी को सड़ाएगा, गलाएगा और फिर उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा और वह खाद के रूप में फिर मिट्टी में मिल जाएगा, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन, जिसको बोलेंगे फर्टिलिटी, बढ़ जाएगा। इन दिस वे वेरियस nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. तो जब डेड ऑर्गेनिजम्स को सड़ाएगा, गलाएगा, या बोलेंगे डिकम्पोज, वर्ड आपको क्या याद कर लेना है, डिकम्पोज। तो ये सब नए वर्ड्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कुछ वर्ड्स आपको याद कर लेने चाहिए क्लास 8 में। तो जब ये डिकम्पोज करेगा तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, अब ये न्यूट्रिएंट वर्ड भी आपको याद करना होगा, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वह क्या होगा, वापस से मिट्टी में मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हो गया, पोषक तत्व वापस कहाँ मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे। और प्लांट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो आपने देखा कि जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर अदर जो डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करेंगे, वहां जो प्लांट का डेड रिमेन्स है या फिर ऑर्गेनिज्म का, उसको सड़ाएगा, गलाएगा, उसको क्या करेगा, खाद बनाएगा और उस खाद में जो न्यूट्रिशन है सॉइल में चला जाएगा। प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, प्लांट ग्रो करेगा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर एक और आपको आंसर मिल गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टर्निंग लूज क्यों किया जाएगा सॉइल को, तो एक दो पॉइंट ऊपर पढ़ा, एक पॉइंट आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि जब सॉइल को लूज किया जाएगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल क्या हो जाएगा, टॉप पर आ जाएगा, टू द टॉप। तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम्स टू द टॉप, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल क्या हो जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, सेकंड, अब ये देखिए थर्ड पॉइंट भी हो गया आपका। तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स बना बना के पढ़िए, सब समझ में आएगा। 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं, दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए टर्निंग और लूजनिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 पॉइंट मैंने बताया, तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। तो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लॉइंग। जोतना जो मैं बार बार बता रहा था, खुदाई करना वर्ड सही नहीं है, जोतना वर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो हिंदी में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, इंग्लिश में वर्ड हम लोग यूज करेंगे टिलिंग और प्लाविंग। यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट इज टिलिंग और प्लाविंग। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, लूज LOOC, लूज देख सकते हैं, NING लगा देना है, एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। तो लूजनिंग और टर्निंग को हम लोग क्या बोले, टिलिंग, जोतना या प्लाविंग। तो ये आपको याद रखना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ
प्लाउज आर मेड ऑफ वुड, तो ये किसके द्वारा हो सकता है? प्लाउ के द्वारा हो सकता है। तो हाउ इट कैन बी डन? तो विद द हेल्प ऑफ प्लाउ। तो आगे मैं दिखा रहा हूं आपको। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लाउ का अब यहाँ पर बनावट दिखाया गया, तो प्लाउ किस चीज के बने हो सकते हैं? वुड के या फिर आयरन के। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग। द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहला, ये जो प्लाउइंग होता है वह किसके द्वारा होता है? प्लाउ के द्वारा, ये आपने समझ लिया। दूसरा, प्लाउ किस चीज का मिलकर बना होता है? तो वुड का बना होता है या फिर आयरन का बना होता है। तीसरा, इफ सॉइल इज वेरी ड्राई, यदि क्वेश्चन पूछा है कि यदि सॉइल वेरी ड्राई हुआ तो टिलिंग के पहले या प्लाउइंग के पहले क्या किया जाएगा? तो आप देख सकते हैं उसमें वाटरिंग किया जाएगा। वर्ड्स याद रखिए, वाटरिंग किया जाएगा बिफोर प्लाउइंग। इसके बाद आप देख सकते हैं द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो यहां से क्वेश्चन आएगा क्रम्स किसे कहते हैं? तो ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि छुपे हुए हैं। क्रम्स किसे कहते हैं? तो प्लाउड फील्ड में हो सकता है कि बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल हो, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रम्स बोलेंगे। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक। तो अब यहाँ पर बात आ गया कि इन क्रम्स को कैसे तोड़ा जाएगा? तो विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल बच गए प्लाउइंग के बाद, उसको भी क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पीसेस में। तो वो किसके द्वारा होगा? प्लैंक के द्वारा। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। द लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर का मदद लेना पड़ेगा। तो यहां से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो बराबर करना है उसको, वो किसके द्वारा होगा? लेवलर के द्वारा होगा। 3 पॉइंट आ गया। प्लाउ से क्या करेंगे? टिलिंग करेंगे। टिलिंग करने के बाद प्लैंक से बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ेंगे, लेकिन स्पेशली उसको लेवल करने के लिए लेवलर का उपयोग करना होगा। लेवलर मतलब एकदम सपाट उसको करना है, तो उसके लिए लेवलर का उपयोग करना पड़ेगा। तो 3 चीज आपने समझ लिया। पहला हो गया प्लाउ, दूसरा हो गया प्लैंक और तीसरा हो गया लेवलर। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि क्यों आखिर उसको लेवल किया जाएगा? द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। तो फील्ड को लेवल किया जाएगा सोइंग मतलब बोने के लिए, और दूसरा इरिगेशन पर्पस के लिए भी किया जाएगा। इरिगेशन पर्पस के लिए मतलब मान लीजिए ये इस प्रकार का फील्ड है, तो यहाँ पानी सिर्फ डाला जाता है, पूरे में तो पानी डाला नहीं जाता है। तो यहाँ से लेवलर रहेगा, ये पूरा लेवल में होगा, तो पानी एक जगह आप डालेंगे तो पूरे फील्ड में फैल जाएगा। इसलिए इसका लेवल करना भी बहुत जरूरी होता है। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. तो कभी कभी मैन्योर को भी डाला जाता है बिफोर टिलिंग, मतलब टिलिंग करने के यानी कि प्लॉइंग करने के पहले। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, और सॉइल को सोइंग के पहले मतलब बोने के पहले तो पानी डालना ही होगा। ये तो आप खुद भी जानते होंगे।